प्राइम नून एट 1 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद सीधे बात खबरों की। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल जम्मू का 1 दिवसीय दौरा करेंगे। इस बीच अमित शाह सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के पड़ोसी इलाकों का भी दौरा कर सकते हैं। अमित शाह जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेतृत्व से भी मुलाकात करेंगे। गौरतलब है कि अटकलें तेज हैं कि किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। और इसी के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री का यह दौरा, जिसमें खासतौर पर सुरक्षा समीक्षा की जाएगी, दौरा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। माना यह जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के जो सटे हुए इलाके हैं उनका भी दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं। और खासतौर पर विकासात्मक कार्य और सुरक्षा समीक्षा की बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री करेंगे। साथ ही साथ चुनावी रणनीति पर भी कुछ हद तक मंथन किया जा सकता है। भारत और सऊदी अरब के बीच एक आपसी हज समझौता 2024 पर हस्ताक्षर कर लिए गए हैं, जिसमें हज 2024 के लिए भारत से 1,75,025 हज यात्रियों के कोटे को अंतिम रूप दिया गया है। इसमें हज कमेटी ऑफ इंडिया को 1,40,020 सीटें आवंटित की गई हैं, जबकि 35,005 हज यात्रियों को हज समूह संचालकों के माध्यम से जाने की अनुमति मिलेगी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी और गृह राज्य मंत्री और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री श्री वी मुरलीधरन ने जेद्दाह में मंत्री डॉक्टर तौफीक बिन फुजान अल इवरिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के बीच जम्मू में आज मौसम थोड़ा साफ रहा। कोहरा कम होने की वजह से विजिबिलिटी में सुधार हुआ। हालांकि जम्मू और आसपास के इलाकों में कड़ाके की ठंड लगातार पड़ रही है। वहीं श्रीनगर की बात करें तो यहां तापमान आज -4.3 डिग्री दर्ज किया गया। श्रीनगर और आसपास के इलाकों में कड़ाके की ठंड जारी है। अधिकांश जगहों पर न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया जा रहा है। और हम यहाँ आए थे श्रीनगर जम्मू कश्मीर में देखने। तो हम स्नोफॉल आए थे, बट स्नोफॉल यहाँ में बिल्कुल भी नहीं है। टेम्परेचर काफ़ी कम है, बट स्नोफॉल नहीं है। हम फर्स्ट टाइम यहाँ आए थे। अभी हम आगे जाएंगे आपका गुलमर्ग। लास्ट हमारा वही होगा गुलमर्ग जाने का। हम आए तो यहाँ देखने के लिए भी थे स्नोफॉल, बट वो मिली नहीं। डल झील में जैसे हम आए हैं यहाँ पहली बार, हमने पहली बार पानी के ऊपर बर्फ जमी हुई देखी है। बर्फ जमी हुई पहली बार देखी है पानी के ऊपर। काफी अच्छा नजारा है यहाँ का भी, बहुत बढ़िया है। कितनी ठंड हो रही है? ठंड तो बहुत है, -2 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है इधर का। हाथ पूरा बदन ठंडा हो रहा है एकदम, और ठंडी तो बहुत ज्यादा ही है। अब पानी में बर्फ जम रहा है थोड़ा थोड़ा। कहाँ जाने का इरादा है? अभी तो यहाँ से गुलमर्ग जाने का इरादा है। वहाँ का टेम्परेचर देखने का कैसा है, कैसा वहाँ का कैसा व्यू है, क्या है। अभी वहाँ पे जाएंगे देखने के लिए। अभी तो वहाँ सुनने में आ रहा है उधर बर्फ थोड़ा कम है, पर अभी टेम्परेचर समझ में आएगा देखने के बाद कितना बर्फ है क्या है। अभी तो यहाँ पे पहुंचे श्रीनगर की टेम्परेचर तो बहुत हाई दिख रही है। और इस साल कश्मीर घाटी में खुश्क मौसम के कारण कृषि और बागवानी क्षेत्र से जुड़े लोग चिंतित हैं। वहीं बागवानी विभाग के विशेषज्ञों का मानना है कि जनवरी और फरवरी महीने में होने वाली बर्फबारी फल उद्योग के लिए बेहद अहम है। इस वर्ष सर्दी के लगभग 17 दिन बीत चुके हैं और मौसम खुश्क है। मौसम खुश्क होने से किसान और बागवान चिंतित हैं। इस दिसंबर से शुरू होता है, फिर उसी महीने से यहाँ बर्फबारी भी शुरू होती है। पहले भी होती है, दिसंबर के पहले महीने में से ही, फर्स्ट वीक से ही होता है। लेकिन अब इस साल क्या पता नहीं कैसे वजूहात है माहौलियात के हिसाब से, तो ये पूरा ड्राई रहा, धूप रहा। अगर आप आज भी बागों में देखोगे, किसान लोग आज भी खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन जो करनी नहीं चाहिए। लेकिन आजकल अगर आप देखेंगे पूरा का पूरा ये जो इस पर आगे पड़ेगा, उसका असर, जो हमारे ग्लेशियर हैं वो भी खत्म होने वाले हैं। तो मेवा सन्नत के लिए कितना मुफीद है इस मौसम में बर्फबारी का होना? ये तो बहुत ही 100%, 110% मुफीद है। अगर नहीं होगा, मुझे लगता है अगर ऐसा ही मौसम रहेगा तो मुझे लगता है कि ये एंडिंग 1 फरवरी से ही ये फ्लोरिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऐसा लगता है किसान लोग हम इस वक्त तो। लेकिन अभी भी देर नहीं हो। अभी हमारा जो जनवरी का महीना चल रहा है, जनवरी या फरवरी में जैसी ही प्रेसिपिटेशन हो जाएगी तो हमारे बागों के लिए मुफीद है। क्योंकि 1-2 महीने से जो खुशकसाली चल रही है, इससे बागों पे थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है।
लेकिन वो ओवरकम हो जाएगा अगर हमारा जो स्नोफॉल अगर वो ठीक ठाक हो गया, तो जो मॉइस्चर कंटेंट है वो फिर जून जुलाई तक हमारे इसमें ज़मीन में रहता है। इस प्रोग्राम के हवाले से मैं जो हमारे बाग वाले हजरात हैं उनसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने देखा कि कल ही मैंने देखा कि बागों में कुछ लोग अभी भी दवाएँ कर रहे हैं, कुछ लोग अभी भी नई प्लांटेशन कर रहे हैं। तो ये सीज़न नहीं है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि जैसे हम प्लांट ज़मीन से निकाल रहे हैं तो इसमें जो रूट एक्सपोज होता है तो उसमें फ्रीजिंग इंजरी होती है, तो उसके लिए वो नुकसानदेह होता है प्लांट के लिए, प्लांट की हालत के लिए नुकसानदेह है। बेहतर है कि अगर आज किसी को नया बाग लगाना है तो आज वो पिट डिगिंग करके रखे। जैसे उसने पिट डिगिंग की तो उसमें विंटर्स में जो बर्फबारी हो जाएगी या बारिशें हो जाएगी तो उससे सॉफ्टनेस हो जाएगी पिट में, तो फिर मार्च में जब प्लांटेशन हो जाएगी तो उसका प्लांट अच्छा हो जाएगा। नंबर 2, जो मैंने देखा कि आज भी मैंने देखा कुछ लोग यूरिया स्प्रे कर रहे हैं अपने बागों में, कुछ पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड या फंजिसाइड स्प्रे कर रहे हैं। वो तो इसके लिए नेगेटिव है अपने बागों के लिए, उसमें बागों में। तो लगातार बदलते मौसम के बीच जम्मू कश्मीर के मौसम में भी खासा बदलाव देखने को मिल रहा है। क्लाइमेट चेंज का खासा असर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में देखने को मिल रहा है, जहां चिलई कलां के बीच भी बर्फबारी ना होना बागवानों और किसानों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। घना कोहरा और लगातार माइनस में तापमान किसानों बागवानों की चिंता को और बढ़ा रहा है। ऐसे में बर्फबारी ना होने की वजह से किसानी बागवानी पर भी असर पड़ा है, साथ ही साथ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर भी इसका खासा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। किसान और बागवान खासे चिंतित हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में जो बर्फबारी चिलई कलान में होती है उसी बर्फबारी से ज़मीन की सिंचाई की जाती है और सेब के बागानों को, सेब के पौधों को और यहाँ तक कि जो मेवे के बागान हैं वहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो पाती है। लेकिन जिस तरह से मौसम खुश्क लगातार बना हुआ है, इससे कहीं ना कहीं किसान बेहद चिंतित हैं। और मुदस्सिर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। मुदस्सिर, ये जो क्लाइमेट चेंज है इसका असर जम्मू कश्मीर में खासा देखने को मिल रहा है और खास तौर पर कश्मीर में देखने को मिल रहा है। पिछले साल की अगर मुदस्सिर हम बात करें तो अच्छी खासी बर्फबारी हो चुकी थी और ये बर्फबारी कहीं ना कहीं जनवरी फरवरी की जो बर्फबारी है ये बागों के लिए अच्छी मान, चाहे वो मेवे के बाग हों चाहे सेब के बागान हो, उनके लिए कहीं ना कहीं ये बर्फबारी जरूरी होती है। और अभी नहीं हो रही है तो किसान और बागवान चिंतित है। किसान इसलिए क्योंकि बर्फबारी नहीं होगी तो पानी नहीं उन्हें उनके खेतों तक पहुंचेगा गर्मियों में और फिर फसल पर उसका असर पड़ेगा। मुदस्सिर। बिल्कुल जास्मीन, जिस तरह से आपने कहा कि यकीनी तौर पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आगे जो पड़ने वाला है अगर बर्फबारी नहीं हुई, क्योंकि अभी जो है चिलई कलान जो कि हार्शेस्ट पीरियड माना जाता है कश्मीर वैली में, कोल्डेस्ट पीरियड 40 दिनों का ये होता है। और ये जो उम्मीद की जाती है कि इन 40 दिनों में जो बर्फबारी रहती है वो अप्रैल मई के महीनों तक रहती है, क्योंकि जो मंफी दर्जे हरारत यानी कि माइनस जो टेम्परेचर रहता है, तो उस बीच अगर बर्फबारी होती है तो यकीनी तौर पर जो बर्फ है वो जमा रहती है पहाड़ों पर, पहाड़ों की चोटियों पर, मैदानों में या फिर ढलानों में, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाले वक्त पे पड़ता है। क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि जो इरिगेशन फैसिलिटीज होती है, सिंचाई के लिए जो पानी जरूरत होता है और वो किसानों को या बागवानों को यकीनी तौर पर फराहम होता है। और इसके अलावा जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल है उसकी जो लेवल है वो भी ऊंची रहती है, यानी कि अगर ट्यूबवेल्स या कहीं पर बोरवेल खोदा जाएगा या बोरवेल्स या लिफ्ट इरिगेशन फैसिलिटीज जो सरकार ने मुहैया रखी है, तो उसके लिए भी पानी जो है अंडरग्राउंड वाटर टेबल जो है वो ऊंचा रहता है और यकीनी तौर पर जो अनइंटरप्टेड हम कह सकते हैं वाटर सप्लाई वो किसानों को मिल पाती है या आम लोगों को भी मिल पाती है। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि अभी लगभग जो है 18 दिन हो गए इस चिलई कलान मौसम के, लेकिन इसमें बर्फबारी नहीं हुई और जिसका खासा ये असर पड़ रहा है कि ड्राई स्पेल जो है वो कंटिन्यू अभी वैली में दिखने को मिल रहा है। और जो वेदर प्रेडिक्शंस की अगर हम बात करेंगे, जो फोरकास्टिंग बताई जा रही है, तो जनवरी 14 यानी कि 14 जनवरी तक इसी तरह का मौसम जो है वो रहेगा। जिस तरह से मेट डिपार्टमेंट की अगर हम बात करेंगे उन्होंने कहा, और आज की जो दर्जे हरारत की बात करेंगे, जिस तरह से मॉर्निंग या फिर इवनिंग्स की अगर हम बात करेंगे तो काफी सर्दियों का सामना करना पड़ता है, काफी सर्दी रहती है, माइनस टेम्परेचर रहता है, खासकर रात के दौरान जो टेम्परेचर है वो बिलो 0 चला जाता है। और आज की अगर हम बात करेंगे माइनस बिल्कुल मुदस्सिर, आप लगातार हमारे साथ बने रहें। और जिला बागवानी अधिकारी कुलगाम निसार अहमद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। निसार साहब, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ न्यूज 18 JKLH पर आपका। और हम बात कर रहे हैं सर क्लाइमेट चेंज पर, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज का असर देखने को मिल रहा है और बीते कुछ सालों की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में सर्दियों के मौसम में कम बर्फबारी और कम बारिश की वजह से जो बागवान हैं, जो किसान हैं, वो परेशान है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो हैं उन पर विपरीत असर पड़ रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं सर, क्या कहेंगे इसके बारे में?
देखिए, पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये सही बात है कि इस वक्त जो हमारा टेम्परेचर है काफ़ी हाई है, जो अनएक्सपेक्टेड दिसंबर में पर्टिकुलरली चिले कलान में जो बर्फबारी देखने को मिलती थी, या इससे पहले भी रेनफॉल जो वगैरह होता था। लेकिन पैनिक होने की अभी ज़रूरत नहीं है। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, कुछ चिलिंग आवर्स हमें मिल जाएंगे। और अल्लाह का रहम है कि अभी जो हमारा नाइट टेम्परेचर है वो तो माइनस में रहता है, ऐसी कोई परेशानी की बात है ही नहीं। हाँ, स्नोफॉल एक कंपल्सरी एस्पेक्ट है, एक कंपोनेंट हमारे जो फ्रूट, हमारा क्वालिटी फ्रूट प्रोडक्शन जो होती है, एक रिजर्वर के तौर पर जो हमें वाटर अवेलेबिलिटी मिलती है स्नोफॉल की वजह से है। लेकिन अपर रीजन में पहले भी हुई है और इंशाल्लाह वी आर एक्सपेक्टिंग कि ऐसा ही नहीं रहेगा। ऐसे बहुत सारे अर्लियर भी ऐसे साल में देखने को मिले हैं जहां हमारा जनवरी कंप्लीट ड्राई रहा है। लेकिन पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारा जो है इंशाल्लाह रहमान, हमारा जो भी हमने लास्ट ईयर देखा कि जो हमारा मार्च अप्रैल वहां पे भी बारिशें काफी आती हैं। और हमारा जो चिले कलान का अभी भी आधे से ज्यादा अभी पीरियड जो हमारे पास है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि एक स्नोफॉल हो जाए और हमारा जो फूड प्रोडक्शन है अल्हम्दुलिल्लाह सही तरीके से चलेगा। जी निसार साहब, साथ ही साथ क्योंकि बीते साल की अगर हम बात करें तो बर्फबारी अप्रैल के महीने तक हुई थी कुछ कुछ इलाकों में, ऊपरी इलाकों में। आप उसको लेकर क्या कहेंगे कि क्योंकि हिमाचल की बात कर लें या जम्मू कश्मीर की बात कर लें, जहां पर सेब के बागान हैं, घाटी में लगभग 3,38,000 हेक्टेयर जमीन पर बागवानी और खेतीबाड़ी होती है, जिसमें से 1,62,000 हेक्टेयर पर सिर्फ और सिर्फ सेब के बागान हैं। और जब सेब के पेड़ों में फूल आना शुरू हो जाते हैं और उस वक्त अगर बारिश हो जाए या बर्फबारी हो जाए तो वो उतना फायदे का सौदा नहीं रहती जो उससे पहले जब पेड़ों को जरूरत होती है। तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे, क्योंकि कुछ किसान इसको लेकर भी चिंतित हैं? डेफिनेटली जो हमारा जब ऑनगोइंग सीजन रहेगा, जब हमारी फ्लावरिंग वगैरह आती है, तो उस वक्त जो टेम्परेचर डिप या कोई भी स्नोफॉल हो या रेनफॉल हो तो उससे बड़ी परेशानी हमें होती है, क्योंकि हमारी जो पॉलिनेशन वगैरह सारा कुछ इसी पे दारोमदार है, जो भी हमारे एनवायरमेंट कंडीशंस फेवरेबल होनी चाहिए। लेकिन हम पहले से ही इस चीज़ पे जाएं कि पैनिक करेंगे, ऐसी भी कोई ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, हमने इसलिए हमेशा हम अपने जो हमारे आर्टिस्ट साहिबान से उनसे गुजारिश रहती है कि आप काइंडली जो अपने आप बागात हैं उनमें पॉलिनेशन के जो सोर्स हैं वो क्रिएट कर दीजिए। क्योंकि जहां आपने इस साल भी देखा होगा, जहां भी पॉलिनेशन के सोर्स हमारे पास क्रिएट हैं, पॉलिनेटिंग वैरायटी जो हमारे पास हैं वो वहां पे हैं, तो वहां पे फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक फ्रूट सेट था। और जो भी डिपार्टमेंट के साथ राब्ते में रहने की जरूरत है, जो भी हमारे पास एहतियाती तदाबीर वक्तन फवक्तन हम वीकली बेसिस पे देते हैं लोगों को, ताकि वो जो भी हमारी एडवर्स कंडीशंस होती हैं उनसे बचा जाए। लेकिन जो इस वक्त का जो पीरियड है, जो अभी ड्राई है, इसमें ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं, कोई ऐसा ऑपरेशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कुछ लोग पानी भर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह रहमान हमारे पास विंटर अभी ये काफी प्रोलॉन्ग है, तो स्नोफॉल भी हो जाएगा, रेनफॉल भी हो जाएगा, हमें पैनिक करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। साथ ही निसार साहब, जो कुछ अन्य बागवानी एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी सलाह दे रहे हैं कि मौजूदा समय में कुछ भी ना करें, मतलब कोई ऊपरी उपाय करने की जरूरत नहीं है, और अभी फिलहाल किसानी और बागवानी के कुछ भी जो प्रैक्टिसेस हैं उन्हें करने से बचें। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत से किसान अनअवेयर हैं और जैसा कि आपने कहा कि वो अपने पेड़ों में पानी डालने की कोशिश करते हैं खेतों में, अभी क्योंकि ड्राई सीजन चल रहा है तो जाहिर सी बात है हर एक किसान को, हर एक बागवान को डर रहता है कि कहीं घाटे का सौदा ये वाला सीजन ना निकले। ऐसे में आप क्या सजेस्ट करते हैं, आप क्या उन किसानों को हिदायत देते हैं? देखिए, जो भी कल्टीवेशन, जो भी आपको प्रैक्टिसेस जो आपसे आज हो पाएंगी वो आप कर सकते हैं। जैसे आपकी अभी ऑर्चर्ड कल्टीवेशन में जो अगर आप क्लीन कल्टीवेशन करेंगे, यानी ऑर्चर्ड की सफाई वगैरह जहाँ पे करनी है, एक बेहतरीन मौसम है उसके लिए। कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जिनके हमारे एगसिया वगैरह उनके प्यूपे हमारे पौधों के टहनियों पे रहते हैं, तो वहाँ पे हम इजीली वहाँ जो क्लीन कल्टीवेशन कर सकते हैं। बाकी रही बात, मतलब जो लोग पैनिक करते हैं, नहीं जिन्हें हम पानी देना चाहिए, बाकी चीजें, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, इट इज नॉर्मल। ऐसे बहुत सारे साल हमने देखे हैं कंडीशंस में, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, आप अगर प्रूनिंग अगर आपने नहीं की है अभी, आप प्रूनिंग कर सकते हैं, नो इश्यूज, ऐसा कुछ नहीं है। दिन का हमारा टेम्परेचर ठीक ठाक है, रात को माइनस चला जाता है, तो देयर आर नो एडवर्स फैक्टर्स राइट नाउ ऑन आवर क्रॉप। बिल्कुल। निसार साहब, तो क्या ये सेम हिदायत आप जो मेवे उत्पाद से जुड़े हुए जो बागवान हैं उन्हें भी देंगे? डेफिनेटली। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि जितने भी हमारे ऑर्चर्ड साहिबान हैं, सबसे मेरी गुजारिश है कि हमेशा आप डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक रहें, राब्ते में रहें, जो भी एडवाइजरीज आती हैं उन पे फॉलो किया जाए। और बिल्कुल भी इसमें नहीं है कि अभी ड्राई चल रहा है तो हमारे जो क्रॉप पे एडवर्स इफेक्ट आने वाले आना है।
मैं आपसे ये खुशकिस्मती की बात, हमारा जो नाइट टेम्परेचर है कंप्लीट माइनस में चला जाता है, और आप बहुत सारी जगहों पे सीवियर भी होती है हमारी नाइट। तो बिल्कुल आप पैनिक ना करें, वक्तन फवक्तन अगर हमें आगे लगेगा, अभी हमें नहीं लग रहा है कि ऐसा कि भाई आपको पानी देना चाहिए, बाकी चीजें आपको घबराना चाहिए। जब भी हमें लगेगा हम आपको एडवाइजरी दे देंगे उस वक्त, और बिल्कुल आप पैनिक ना करें, यही मेरी आपसे गुजारिश सभी से। बिल्कुल बिल्कुल। निसार साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये तमाम जो जानकारियां आपने किसानों तक हमारे जरिए पहुंचाई उसके लिए, और न्यूज़ 18 को समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना जिला बागवानी अधिकारी कुलगाम निसार अहमद जी ये साफ कह रहे हैं कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आगे आने वाले समय में ये जो हालात हैं ये कहीं ना कहीं सुधर जाएंगे। और मुदस्सिर हमारे सहयोगी लगातार अंताक से हमारे साथ बने हुए हैं। मुदस्सिर, हमने बागवानी अधिकारी को भी सुना, तो क्या हम ये माने कि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिन्हें जानकारियां नहीं हैं, जो कहीं ना कहीं अपनी फसलों को लेकर, अपने बागों को लेकर चिंतित हैं? क्या आपके ऐसे कुछ किसानों से बातचीत हो पाई, उनका क्या कुछ कहना है इस खुश्क मौसम को लेकर? बिल्कुल जास्मीन, जिस तरह से हमारे गेस्ट जो थे निसार साहब, तो उनका यकीनी तौर पर यह कहना है कि पैनिक ना हो जाए, लेकिन इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो यकीनी तौर पर एक पैनिक फैला हुआ है बागबानों में, काश्तकारों में, किसानों में, क्योंकि जो ड्राई स्पेल चल रहा है यकीनी तौर पर यह एक चिंताजनक विषय है, चिंताजनक बात है। लेकिन उम्मीद की जा सकती है, जिस तरह से निसार साहब ने भी कहा कि जो आने वाला वक्त है, यानी कि अभी जो चिलाई कलान का आधा जो हिस्सा है, एक पार्ट है, वो अभी बाकी है। अगर इसमें बर्फबारी होती है, स्नोफॉल होती है, तो यकीनी तौर पर ये एग्रीकल्चरलिस्ट्स या फिर ऑर्चर्डिस्ट जो है उनके लिए एक खुशाइन बात होगी। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो अभी ड्राई स्पेल चल रहा है, इसके दो जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स है, मनफी जो असरात है, वो हमें देखने को मिले हैं पास्ट की। अगर हम बात करेंगे पास्ट एक्सपीरियंस में, एक तो ये है कि जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है ये न सिर्फ एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर पे होता है, बल्कि यहाँ की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उस पर भी साफ नुमाया ये दिख रहा है। क्योंकि जो टूरिस्ट, जो पर्यटक है, वो यहाँ पर अक्सर सर्दियों में इसलिए आते हैं कि यहाँ पर उनको स्नोफॉल देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि जो ये पीरियड गुजरा है इसमें स्नोफॉल नहीं हुई है, तो यकीनी तौर पर जो कैंसिलेशंस है, बुकिंग थी, वो जारी है। जो टूरिस्ट यहाँ आना चाहते थे वो स्विच कर रहे हैं मनाली की तरफ, हिमाचल की तरफ, क्योंकि उनको यहाँ पर स्नोफॉल नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में अब टूरिज्म इंडस्ट्री से जो वाबस्ता लोग हैं उनका भी ये कहना है कि जो स्नोफॉल है वो टाइम पर ना होने की वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री को भी खासा नुकसान उठाना पड़ता है। और दूसरा जो नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि जब अगर चिलाई कलान में बर्फबारी नहीं होती है, तो मान लीजिए अगर ये फरवरी या फिर मार्च के महीने में इस तरह की स्नोफॉल होती है, वो यकीनी तौर पर एक नेगेटिव जो असर है बागवानी के लिए होता है, एग्रीकल्चर के लिए होता है। क्योंकि यही कारण है कि बागवान और किसान चिंतित हैं और उनके अंदर एक पैनिक फैला हुआ है। लेकिन जिस तरह से बागवानी अधिकारी ने कहा कि पैनिक होने की जरूरत नहीं, क्योंकि रात का तापमान माइनस में जा रहा है, डिप हो रहा है, और वो कहीं ना कहीं जो कमियां हैं वो पूरी कर देता है। बहरहाल आगे किस तरह की एडवाइजरी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा जारी की जाएंगी, नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और खबरें अभी बाकी हैं, लेकिन वक्त एक ब्रेक का। वन विभाग की टीम ने बंदर को पकड़कर जंगल में सुरक्षित छोड़ा। धमतरी में सराफा दुकान पर लूट, कट्टा दिखाकर सराफा की लूट, वारदात का सीसीटीवी आया सामने, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बुरहानपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने साइकिल सवार 2 बच्चों को रौंदा, घायल बच्चों को जिला अस्पताल में किया रवाना, सीसीटीवी में घटना कैद। भोपाल लूटकांड में बड़ा खुलासा, 27 लाख रुपए बरामद, आरोपियों से बरामद हुई रकम। बैतूल में ढाबा कर्मचारियों से मारपीट, लाठी डंडे से मारपीट का वीडियो वायरल, 28 दिसंबर की बताई जा रही है घटना, पुलिस ने 3 लोगों को लिया हिरासत में। दमोह में जल जीवन मिशन की पाइपलाइन फूटी, हजारों गैलन पानी हुआ बर्बाद, करीब 1 घंटे तक बहता रहा पानी। रतलाब में भागवत कथा का बैनर फाड़ने पर आक्रोशित हुए ग्रामीण, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने लगाया जाम, थाने पहुंचकर किया प्रदर्शन। दतिया में नेशनल हाईवे पर 2 पक्षों में हुआ विवाद बढ़ने पर चली गोली लगने से 3 लोग घायल, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। श्योपुर में किसान ने जहर खाकर
ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुलामी बाग कैनाल रोड पर अधिकारी आवास का उद्घाटन किया। आवास में अधिकारियों के लिए 5 बंगले शामिल हैं, जिनका निर्माण R&B विभाग द्वारा किया गया है और उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। सर्दियों के दौरान जम्मू कश्मीर राज्य के बाहर मधुमक्खी फार्म लेने वाले जिम्मेदारों को राजस्थान में फसलों पर कीटनाशकों के छिड़काव के कारण गंभीर नुकसान का सामना करना पड़ता है। बी कीपर्स एसोसिएशन रामबन के अध्यक्ष फारूक अहमद वानी ने राजस्थान से न्यूज 18 को बताया कि हर साल की तरह जम्मू कश्मीर राज्य के सैकड़ों किसान राजस्थान के कोटा क्षेत्र में मधुमक्खियों के हजारों छत्ते लगाते हैं, लेकिन जहां जमींदारों द्वारा सरसों और धनिया की फसल पर कीटनाशकों का छिड़काव करने से लाखों मधुमक्खियां मर जाती हैं। किसानों का कहना है कि कृषि विभाग ने मधुमक्खियों को बीमा के दायरे में नहीं लाया है, उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और गुजारा करना मुश्किल हो गया है। इस व्यवसाय को कायम रखें। उन्होंने कहा कि मधुमक्खी व्यवसाय से जुड़े लोगों को लाखों रुपए का भारी नुकसान हो रहा है और वो सरकारी मदद चाहते हैं। हर साल मधुमक्खी व्यवसाय से जुड़े लोग सर्दियों में अपनी मधुमक्खियों को लेकर पंजाब और राजस्थान चले जाते हैं, जबकि गर्मियों में ये लोग अपनी मधुमक्खियां लेकर आते हैं और खेतों में लाकर कश्मीर घाटी इन्हें पहुंचाते हैं। का बहुत ज्यादा छिड़काव हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे बक्सों को नुकसान हुआ है, लाखों और करोड़ों रुपए का नुकसान है। हम अपने डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर यूटी गवर्नमेंट को अपील करते हैं कि इसको नजरअंदाज ना किया जाए। हम ये हर बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का हर बार अक्सर जब भी उसके प्रोग्राम होते हैं वो यही प्रोग्राम में कहते हैं कि बी कीपिंग का आप बढ़ावा दे दो। छोटा सा मतलब अगर 50 डब्बे भी आप रख लोगे तो 50 डब्बों पे इतनी इनकम हो जाएगी। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को इस तरफ से तवज्जो दिलवाना चाहता हूं कि हर बी कीपर हजरात आज 50 डब्बे वालों को कम से कम 1 से 2 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। पिछले 4 साल से बी कीपर सफर कर रहे हैं, कभी शहद के रेट का, कभी अननेसेसरी बीमारियां आ जाती है, कभी ये दवाइयों का छिड़काव जो राजस्थान में बहुत ज्यादा हो रहा है। लिहाजा मैं अपील करता हूं गवर्नमेंट को जितना भी जल्दी से जल्दी हो सके। डिस्ट्रिक्ट 12 में है, इस टाइम मधुमक्खी पालन कर रहे हैं हम यहाँ पे, जिस वजह से हमारा ये बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जमींदारों ने यहाँ पे ये धनिया और सरसों पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक पेस्टिसाइड किया है, जिस वजह से करोड़ों रुपयों का नुकसान हो गया है। हमारा यहाँ पे जो मधुमक्खियां हैं वो सारी खत्म हो गई है। यहाँ पे हमारी एक एपेरी है जो कि 250 बॉक्सों की है, इसमें तो कुछ भी नहीं रहा है। तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं ताकि हमारी तरफ थोड़ा तवज्जो दे। उधर से तो गवर्नमेंट बोलता है ताकि मधुमक्खी पालन को आगे बढ़ाओ, इधर से तो इस चीज की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है कि हम। आज अक्षत कलश भोली माता मंदिर दलोगरा राजौरी पहुंचा, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने स्वागत किया। इस कलश को भोली माता मंदिर दलोगरा में श्री 108 दिलबाग जी महाराज ने प्राप्त किया और सभी से अनुरोध किया कि 22 तारीख के कार्यक्रम में भाग लें और इस प्रसाद को घर घर तक पहुंचाएं। कि हमारे दलोगरा भोली माता मंदिर में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से अक्षय कलश आया। अक्षय कलश का भव्य स्वागत किया गया। ये अक्षय कलश जो है ये 22 जनवरी को अयोध्या में मंदिर भगवान राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसी के उपलक्ष्य में आया है। मैं अपनी तरफ से सभी राजौरी वासियों से, हर गांव हर शहर से निवेदन करेंगे कि उस दिन सब लोग 22 जनवरी को एक दिवाली की तरह हम अपने घरों को सजाएंगे और घर में दीपावली। आगे बढ़ेंगे। इरशाद अहमद अहनगर को सर्वसम्मति से बारामूला परिवहन समन्वय समिति के अध्यक्ष और कश्मीर परिवहन परिसंघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इस मौके पर ऑल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद शफी मीर के अलावा कश्मीर ट्रांसपोर्ट के अन्य अधिकारी, पूर्व अध्यक्ष नगर परिषद बारामूला तौसीफ रैना और पुलिस बारामूला के अधिकारी मौजूद थे। इरशाद अहमद ने कहा कि उत्तरी कश्मीर के ट्रांसपोर्टरों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए वो हमेशा आगे रहेंगे। सोमो स्टैंड्स की बात है, जब मैं प्रेसिडेंट म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला का 14 संभाल रहा था तो मेरी कोशिश हमेशा ये थी कि इस चीज़ को हम स्ट्रीमलाइन करें। हालांकि यहाँ पे इरशाद साहब है, यहाँ पे हमारे
मोहम्मद मकबूल साहब है यहाँ पे, मंजूर साहब, जितने भी अड्डे के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो यहाँ पे मौजूद थे। तो मेरी पूरी कोशिश थी कि इसको स्ट्रीमलाइन किया जाए, क्योंकि ट्रैफिक जैमिंग बहुत रहता है। हालांकि आज भी मैं इनसे अपील करता हूँ कि आप कोशिश करें कि सड़क पे सोमो खड़ा ना करें सवारियों के लिए, अपने अड्डे में कीजिए, चाहे ये सोमो अड्डा हो, चाहे जो करियाबा पार्क के पास जो टेम्प्रेरी स्टैंड हो वो। लेकिन ओवरऑल मैं आपको ये बात बताता हूँ पूरे एतमाद से, जब भी हमें इनकी कोई ज़रूरत पड़ी, चाहे इरशाद साहब, चाहे बुरू साहब, चाहे हमारे भाई यहाँ पे इश्तियाक साहब, इन्होंने हमेशा हमारे साथ ये खड़े रहे। इन्होंने खुद अपने लोग लगाए ट्रैफिक जैमिंग के लिए, इनको ठीक करने के लिए, स्ट्रीम लाइन करने के लिए। और इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में अगर हमें और मौका मिला बारामूला की नुमाइंदगी करने की, तो इंशाल्लाह ताला हम पूरा टाउन को इंशाल्लाह ताला स्ट्रीम लाइन करेंगे, ताकि जो प्रॉब्लम्स है, अड्डों के प्रॉब्लम या बाकी जो मसले मसाइल हैं, इनको दूर कर सकें। जो यहाँ के बारामूला ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो जुमा है, उन्होंने बाइतफाक राय ये फैसला लिया कि अच्छा साहब आप एज चेयरमैन काम करें। इससे पहले हमारे मीर मुश्ताक नमशारी साहब थे, वो अजीमुल फुर्सत थे, उसने ये बताया कि आप हमारे छोटे भाई हो। मीर मुश्ताक नमशारी साहब ने उसने कहा कि आप ये पोस्ट खुद संभालिए। तो फिर बाइतफाक राय यहाँ के ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी ने यह फैसला लिया कि इरशाद अहमद एज चेयरमैन मुतय हुए, जिसमें जनरल सेक्रेटरी इश्तियाक मकबूल वानी साहब, और हमने यही अहद किया सब जो है ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के, जहाँ जो इससे पहले भी यहाँ पर मोहम्मद शफी मीर साहब जो हमारे ऑल ट्रांसपोर्ट कमीशन वेलफेयर के चेयरमैन भी है, उनकी सदारत में आज हमने हलफबरदारी की। और हम अल्लाह से यही वादा करते हैं कि जिस बुनियाद पर हमें यहाँ के ट्रांसपोर्ट वालों ने एतमाद दिया, हम उनके एतमाद को आगे बढ़ाकर इस ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को हर ऐवान में पहुँचाएं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।